आपका शिक्षण विधियाँ और उसके जनक कौन है। जैसे आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोंटेसरी जो विधि है, मोंटेसरी जो मेथड है, टीचिंग मेथड है, इसका जनक का नाम क्या है, फादर ऑफ मोंटेसरी मेथड। वैसा बहुत सारी टीचिंग मेथोडोलॉजी है जिसके फादर से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो बहुत ही आसान है याद रखना। जैसे सबसे पहला मेथड की जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है आपका मोंटेसरी मेथड, जिसका जनक है आपका मारिया मोंटेसरी। तो ये जो आपका मोंटेसरी मेथड है जिसकी जनक मारिया मोंटेसरी है, इसका कुछ कोर प्रिंसिपल है जहां से भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में फ्रेम होता है। तो क्या क्या कोर प्रिंसिपल है, अगर हम लोग बात करें मोंटेसरी मेथड का, तो सबसे पहला कोर प्रिंसिपल में आता है रेस्पेक्ट फॉर द चाइल्ड। जो भी बच्चे आप पढ़ा रहे हैं उस बच्चे के प्रति आपको क्या करना होगा, उसको रेस्पेक्ट करना होगा। पहला पॉइंट, पहला कोर प्रिंसिपल में आता है। ये सारे कोर प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होता है। सीटेट के एग्जाम में हो, चाहे जेटेट के एग्जाम में हो, रीट के एग्जाम में हो, हर एग्जाम में मोंटेसरी मेथड से क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो पहला कोर प्रिंसिपल क्या याद रखिएगा आप कि चाइल्ड के प्रति आपकी जो भावना होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। सेकेंड जो कोर प्रिंसिपल है मोंटेसरी मेथड का वो है आपका सेंसिटिव पीरियड, यानी कि बच्चे जब आपके पास लर्निंग के लिए आते हैं तो उस टाइम वो जो पीरियड होता है वो सीखने के लिए सेंसिटिव पीरियड होती है, संवेदनशील अवस्था होती है। उस टाइम अगर आप बच्चों को सिखा नहीं पा रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम में बच्चों को जब आप सिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आपको झेलना पड़ सकता है। थर्ड कोर प्रिंसिपल क्या कहता है कि मोंटेसरी मेथड से अगर आप टीचिंग डिलीवर कर रहे हैं, टीचिंग स्टडी मटेरियल डिलीवरी कर रहे हैं या टीचिंग मेथड को आप डिलीवरी कर रहे हैं, तो एक इन्वायरमेंट पहले से ही आप क्रिएट करेंगे ताकि बच्चे आकर के तुरंत उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सके और माहौल में ढल जाए। फोर्थ है इंडिपेंडेंसी एंड डिस्कवरी, यानी कि आप उसको रटनंत विद्या नहीं प्रोवाइड करेंगे, उसको आप स्वतंत्र बनाएंगे और वो खोज विधि से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेगा। तो ये सब काम आपको किस मेथड में कराया जाता है, मोंटेसरी मेथड में कराया जाता है, जिसका जनक का नाम है मारिया मोंटेसरी। तो मोंटेसरी मेथड आपको क्लियर हुआ, कोर प्रिंसिपल क्या है ये भी क्लियर हुआ आपको। तो इसी प्रकार से हम लोग पूरा और एक नेक्स्ट मेथड देखेंगे जिसका नाम है आपका किंडरगार्टन विधि, जिसका जनक का नाम है फ्रावेल। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप के डेली बेसिस पर वीडियो को एक्सेस करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग अगर बात करें किंडरगार्टन मेथड की, जिसकी जनक का नाम है फ्रावेल, और ये फ्रावेल जो है किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहली बार कहाँ स्थापित हुआ था, तो जर्मनी में स्थापित हुआ था। जर्मनी में पहला किंडरगार्टन स्कूल खुला था। कब खुला था आपका, 1837। यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है, पहला किंडरगार्टन स्कूल जो है आपका कहाँ पर खुला था, तो 1837 में जर्मनी में जो है आपका पहला किंडरगार्टन स्कूल खुला था। ये पॉइंट याद रखिएगा, फर्स्ट किंडरगार्टन स्कूल कहाँ खुला था, जर्मनी में। कब खुला था, 1837। और किंडरगार्टन का मतलब क्या है कि यानी बच्चों के बगीचा, क्या हिंदी में इसको बोले तो बच्चे के बगीचे की ओर इशारा करता है। और इसका जो मेन एम है कि जैसे कि आप अगर गार्डन गए होंगे, कहाँ गए होंगे, गार्डन, तो गार्डन में क्या होता है, बहुत सारे फूल पौधे होते हैं और उन सारे फूल पौधे को कौन देखभाल करता है, माली देखभाल करता है। तो किंडरगार्टन स्कूल क्या होगा, वो जो बच्चे होगा, बच्चों को क्या माना गया, किंडरगार्टन स्कूल में बच्चों को जो है प्लांट माना गया। क्या माना गया है, प्लांट माना गया है। और आप एज ए टीचर क्या है, आप उस गार्डन के माली है। तो जैसे एक गार्डन का माली उस पूरा का पूरा गार्डन की देखभाल करता है, उसी टाइप से एज ए टीचर आपको क्या करना है, पूरा का पूरा सिस्टम का देखभाल करना है। तो ये है आपका किंडरगार्टन मेथड, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, आज के टाइम में काफ़ी फेमस है। और 1837 से ये क्या हो रही है, चली आ रही है। और ये जितने भी मेथड की आज हम लोग बात करेंगे सारा आपका 1 to 5 वालों के लिए, यानी बच्चों को पढ़ाने की मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट मेथड, जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जनक का नाम क्या है, तो जनक का नाम क्या है, किलपैट्रिक। क्या नाम है इसका, किलपैट्रिक। और अगर हम लोग बात करें कि प्रोजेक्ट मेथड की जो मेन कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो जॉन डीवी के द्वारा जो है प्रोजेक्ट मेथड की मेन अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। और ये जॉन डीवी का ही स्टूडेंट था, कौन आपका, किलपैट्रिक। ये किसका स्टूडेंट था, जॉन डेवे का स्टूडेंट था। और उसने क्या किया था, इस विधि को क्या प्रतिपादन किया। कॉन्सेप्ट था जॉन डीवी का, बट प्रतिपादन कौन किया, किलपैट्रिक किया। तो यहाँ कंफ्यूजन मत हो जाएगा कि इसकी जनक का नाम क्या। जनक का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप किलपैट्रिक ही आंसर देंगे यहाँ पर। इस विधि में क्या होता है कि आप बच्चे को क्या देंगे, चाइल्ड को आप एक प्रोजेक्ट दे देंगे। क्या देंगे, एक प्रोजेक्ट।
और बच्चा उस प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखता है। जो भी उसको प्रोजेक्ट आप प्रोवाइड करते हैं और उस प्रोजेक्ट पर जब बच्चा काम करता है तो एक्सप्लोरेशन के माध्यम से बच्चे लर्निंग करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि इस विधि द्वारा बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। कोई भी प्रोजेक्ट पर जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को उस प्रोजेक्ट में भिड़ना पड़ता है, बाकी लोगों का भी हेल्प लेते हैं, टीचर भी हेल्प करता है, बट बच्चे का इन्वॉल्वमेंट एक्टिव रूप से होता है और टीचर एज ए फैसिलिटेटर यानी एज ए मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। तो इसलिए इसमें डायरेक्ट अनुभव प्राप्त होता है किसको? बच्चे को। तो प्रोजेक्ट मेथड का जनक का नाम क्या है? आपका किलपैट्रिक है। और इसमें हम लोग क्या, बच्चों को क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? बच्चों को प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्लियर हो आपको प्रोजेक्ट मेथड क्या है, जनक का नाम क्या है और कैसे ये काम होता है। अब एक नेक्स्ट मेथड है जो कि है आपका एक्सप्लोरेशन और खोज विधि, जिसका अन्वेषण एवं खोज विधि के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। और इसका दूसरा नाम है ह्यूरिस्टिक मेथड। और इसका जो जनक का नाम है क्या है? प्रोफेसर ई आर्मस्ट्रंग। क्या नाम है आपका? आर्मस्ट्रंग। इतना याद रखिएगा आप कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है इसी को हम लोग अन्वेषण एवं खोज विधि के नाम से जानते हैं, एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेंशन मेथड, जिसकी जनक का नाम है आपका प्रोफेसर ई आर्मस्ट्रॉन्ग नाम है और ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? बालक को कम से कम बताकर, यानी बालक को जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए देंगे तो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन आप देंगे, बट उससे आप ज़्यादा बुलवाएंगे, अधिक से अधिक खोज कर, बच्चे से ज़्यादा क्वेश्चन करके आप क्या करेंगे? चीज़ों को, लर्निंग का प्रोसेस को आप कंप्लीट करेंगे। जैसे कि एक पेड़ के बारे में, आप पढ़ा रहे हैं, अबाउट द प्लांट, अबाउट द ट्री। तो आप ट्री के बारे में पहले ज़्यादा कुछ मत बोलिए, पहले आप बच्चों से सुनिए कि बच्चा इस ट्री के बारे में क्या क्या जानता है, उसको क्या क्या नॉन फैक्ट उसको आता है। फिर आप आगे क्या करेंगे? लेकर बढ़ेंगे चीज़ों को, तो बच्चे इससे ज़्यादा सीखेंगे। इसलिए इसको बोला गया अन्वेषण एवं खोज विधि, जिसे हम लोग ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ, अन्वेषण एवं खोज विधि। 2 पॉइंट याद रखिएगा, पहला जनक का नाम, दूसरा ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से भी हम लोग इसको जाना जाता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ प्रोजेक्ट देखेंगे जो कि इंडियन एजुकेशन के कंटेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार यहाँ से एग्जाम में, टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लॉन्च हुआ था? तो 1987 में लॉन्च हुआ था, 1987 टू 88 इस टाइम फ्रेम में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या मतलब होता है? पहला तो ऑपरेशन शब्द है। ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि युद्ध स्तर पर यानी वार लेवल पर किसी भी चीज का अभियान चलाकर कार्य को शीघ्र पूरा करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मेन एम था कि जो ब्लैक बोर्ड, जो लास्ट में आपको ब्लैक बोर्ड शब्द दिख रहा है, इसका मतलब कि स्कूल में जो आवश्यक उपकरण है, जैसे कि चौक हो गया, डस्टर हो गया, किताब हो गया, फर्नीचर हो गया, चार्ट हो गया, खेल सामग्री हो गया, ये सब क्या हो? उपलब्ध हो। आज़ादी के बाद हम लोगों के पास काफ़ी रिसोर्सेज की कमी थी क्योंकि अंग्रेज लूट कर चला गया था। तो स्कूल को जब हम लोग रीडेवलप कर रहे थे तो ये सब प्रॉब्लम भी उस टाइम आया था। भले आज ये सब प्रॉब्लम नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, पर उस टाइम हुआ था ये सब प्रॉब्लम। और उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, जिसमें स्कूल के लिए जो बेसिक नीड्स है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसे हम लोग टीचिंग एड्स के नाम से जानते हैं आज के डेट में। आज तो हम लोग बिल्डिंग को भी टीचिंग एड्स के रूप में यूज करते हैं। बाला कॉन्सेप्ट, बाला का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि बाला का क्या फुल फॉर्म है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का ही मतलब हो गया कि वार लेवल पर जो स्कूल का बेसिक नीड्स है उसको पूरा करना था। और किस लेवल के स्कूल में? प्राथमिक विद्यालय में जो न्यूनतम आवश्यक सुविधा है वो प्रदान करना था। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका कब यह स्टार्ट हुआ था? तो 1987 टू 88 आप याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरुआत हुआ था? ये भी पूछा जाता है। तो इसमें इतना ही आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है ये आपका 1988 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हम लोग SSA के भी नाम से जानते हैं, ये आपका लॉन्च कब हुआ था? तो 2000 से 2001 में ये आपका लॉन्च हुआ था। और ये आपका भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जिसका मेन एम था जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन करना, यानी प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। यूईई का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो भारत का जो प्राथमिक शिक्षा है उसको क्या करना? सार्वभौमिक करना। ये मेन एम था आपका किसमें? सर्व शिक्षा अभियान में।
वो सर्व शिक्षा अभियान का टैगलाइन क्या था? सब पढ़े सब बड़े टैगलाइन था। आप बचपन में देखे होंगे स्कूल में ये पूरा का पूरा डायग्राम बना रहा था। किताब में भी जो सरकारी किताब आता था उसमें ये आपका पिक्चर रहता था। तो इसमें यही पूछा जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है, यूनिवर्सलाइजेशन है, ये किस योजना के तहत, किस प्रोग्राम के तहत किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसका स्टार्टिंग हुआ था। और हम लोग क्या जानते हैं कि 86 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या अनिवार्य किया गया था कि 6 टू लेकर के 14 ईयर्स तक के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उसके लिए हम लोग मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो आज भी कंटिन्यू है। तो यहाँ तक ये 3 पॉइंट आपको सर्व शिक्षा अभियान से याद रखना है। पहला तो यू का फुल फॉर्म, ये आपका लॉन्च कब हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, और कौन कौन से एज ग्रुप को हम लोग फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और कौन सा संविधान संशोधन में इसका प्रावधान किया गया था, जो कि आज के डेट में हम लोगों का मौलिक अधिकार भी है। अब एक आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से बार बार आज की डेट में क्वेश्चन फ्रेम हो रही है, वो है आपका न्यू एजुकेशनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो आज के डेट में जो फंक्शन में है, तो इसको कौन लॉन्च किया था या इसका जनक कौन है? तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन इसका जनक है। 2020 में इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, MHRD के द्वारा लॉन्च किया गया। और इस MHRD का नाम आज के डेट में बदल दिया गया। क्या बदल दिया गया? इसका नाम रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। पहले क्या नाम था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब नाम क्या है इसका? शिक्षा मंत्रालय है। तो अब जो एकेडमिक पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद। पहले क्या होता था कि 10+2 का सिस्टम चलता था बिफोर। पहले इस एजुकेशन पॉलिसी को आने से पहले जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो 10+2 का था। क्या था? 10+2। तो 10+2 में क्या होता था कि एज 6 से लेकर के 16 साल तक वो 10वीं तक पढ़ता था। फिर आपका 16 टू 18 तक 11-12 होता था। अब इसको चेंज किया गया। क्या किया गया? इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया आपका फाउंडेशनल, दूसरे को कहा गया प्रिपरेटरी, तीसरा को कहा गया मिडिल, और चौथा को कहा गया सेकेंडरी। यानी कि अब जो स्ट्रक्चर है, अब न्यू स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो अब जो स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 है आपका, जो कि पहला आपका 10+2 था। दोनों का आप जोड़ेंगे तो 12 ईयर्स का एजुकेशन था पहले। कितना का? 12 ईयर्स का। अभी भी 5, 3, 8, 3, 11, फिर 15। अभी जो क्या है 15 ईयर्स किया गया। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो आपका 10+2 जो था वहाँ 6 क्लास, जब बच्चा का एज 6 होता था वहाँ से स्टार्ट होता था आपका एजुकेशन। अब क्या किया गया कि 3 साल से ही बच्चों को आपको एडमिशन कराना है आंगनबाड़ी में, प्री स्कूल में या बाल बाटिका में। तो बाल बाटिका का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया। कहाँ लाया गया? आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही आपका बाल बाटिका का कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखने को मिला। 2 मिनट रुकिए खाली। हाँ, तो बाल वाटिका जो है आपका फाउंडेशनल लेवल है। कौन सा लेवल है? बाल वाटिका। तो बाल वाटिका एक पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा जो आपका आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी भी आपका फाउंडेशनल लेवल है। और इसमें आपको एडमिशन कब कराना है? जब बच्चा का एज कितना है? 3 साल है। बच्चा का एज कितना है? 3 साल है, तब आपको बाल वाटिका में देना है। फिर बच्चा का एज जब 6 से 8 होगा, बच्चा का जब एज 6 से 8 होगा तो 2 साल उसको क्लास 1 और 2 में बिताना है। फिर जो ये 5 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। 3 साल कहाँ दिया? 3 साल वो बाल वाटिका, आंगनबाड़ी सब में दिया। 2 साल क्लास 1 और 2 में कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट स्टेज आता है, प्रिपरेटरी स्टेज आता है। तो वहाँ पर जो एज ग्रुप होता है वो एज 8 से लेकर के एज 11 तक होता है। और इसमें वो क्लास 3 से लेकर के यानी क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक अपना पढ़ाई कंप्लीट करता है। फिर जो नेक्स्ट स्टेज आता है इसे हम लोग मिडिल स्टेज कहते हैं। उसमें आपका कितना है? कब एज, किस एज ग्रुप से एंट्री होगा? 11 से लेकर के 14 एज ग्रुप तक में आपको बिताना है क्लास 6 टू 8, जो कि मिडिल एज के नाम से जाना जाएगा। अब सेकेंडरी कहा गया पूरा 9 से लेकर के 12 तक, एज ग्रुप 14 से लेकर के 18 तक। पहले हम लोग जब क्लास 11-12 में आते थे उसे हम लोग सीनियर सेकेंडरी कहते थे। बट अब नया एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपका क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कहलाएगा। ठीक है, अगर आप क्लास 12 में भी पढ़ रहे हैं तो आपका जो डिग्री कहला जाएगा या आप जो भी कहेंगे उसको, तो सेकेंडरी के नाम से हम लोग जानेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखिएगा। इस पर बार बार इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है एग्जाम में। अब एक लास्ट है आपका महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति जो बना था, ये 1958 में बना था। और इसे हम लोग दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसमें किस चीज़ पर जोर दिया गया? महिला शिक्षा पर, फीमेल एजुकेशन पर जोर दिया गया। आज़ादी से पहले फीमेल एजुकेशन का स्थिति उतना बढ़िया नहीं था भारत में जो आज के डेट में हम लोग को देखने को मिलता है। इसी चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, यानी फीमेल को एजुकेशन में इंक्रीज करने के लिए और थोड़ा प्रोत्साहन करने के लिए एक समिति बनाया गया था,
जिसका नाम था दुर्गाबाई देशमुख समिति, और ये एक नेशनल लेवल का कमेटी था जिसका पूरा फोकस था महिला शिक्षा पर। अब हम लोग देखेंगे कुछ आयोग और समितियां जो आपका आज़ादी से पहले ही बना, किसके लिए बना, भारत में शिक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए। तो सबसे पहला आता है चार्ल्स वुड समिति जो 1854 में बना था, जिसे हम लोग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। जो पहले का एजुकेशन जो था भारत का गुरुकुल सिस्टम था, और उसको खत्म कौन किया, उसको अंग्रेज लोगों ने खत्म किया। तो इस सब में बड़ा बड़ा नाम आता है, जैसे वुड डिस्पैच के भी आता है, एक मेकाले का नाम आता है। तो ये लोग क्या किया, भारतीय शिक्षा पद्धति को तहस नहस कर दिया। तो वही एक 1854 का चार्ल्स वुड समिति, जिसे हम लोग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। बट क्या आप कुछ कह नहीं सकते इसमें हम। सेकंड है आपका हंटर शिक्षा आयोग, जो कि आपका 1882 से लेकर के 1883 तक आया। और ये लोग भी कोशिश किया महिला शिक्षा यानी महिलाओं को शिक्षा में लाने को, क्योंकि पहले क्या था, महिलाओं को स्कूल जाना अलाउ नहीं था। ये सब चीज़ें जो रूढ़िवादी सिस्टम था भारत का, ये चलती आ रही थी। इसको अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम इसमें बढ़िया सा आता है, सावित्रीबाई फुले का नाम आता है। जो लोग कोशिश किया था कि महिला क्या करे, आगे आए एजुकेशन सिस्टम में। तो यहाँ पर महिला शिक्षा का विकास उद्देश्य था हंटर शिक्षा आयोग का। कब आया था ये पूछा जाता। फिर एक आया था आपका जसपाल समिति, जो कि आपका आज़ादी के बाद का समिति है, 1992 से लेकर के 1993 के बीच। तो इसमें टारगेट लिया गया था शिक्षा बिना बोझ का। पहले के टाइम में क्या होता था कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा बोझ डाला जाता था। बोझ इन दिस सेंस कि जो पाठ्यक्रम था, सिलेबस था, वो काफ़ी हार्ड था। आज के डेट में अगर आप क्लास 5 का पाठ्यक्रम देखेंगे और आज से 20-30 साल पहले का पाठ्यक्रम देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, अगर आपके पास अपने चाचा पापा दादाजी का किताब होगा आपके पास, तो देखिएगा वहां पर आपको आकाश जमीन का अंतर दिखेगा। पहले का क्लास 5 का जो सिलेबस था आज का क्लास 8 के सिलेबस का बराबर था। और क्या था कि काफी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था जो बिना काम का सब्जेक्ट होता था। तो उसी चीज को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए, शिक्षा ताकि बोझ ना बने, बच्चा उसको एंजॉय करे, तो एक समिति बनाया गया जिसे हम लोग जसपाल समिति के नाम से जानते हैं। और इसका मेन उद्देश्य था शिक्षा क्या, बिना बोझ का। फिर आपका आता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग, जो कि आपका 1948 से 49 आज़ादी के जस्ट बाद बना, ताकि क्या हो सके, इंडिया में जो यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन है, यानी कि जो हायर एजुकेशन है, उस पर हम लोग काम कर सके। यानी इसे कहा जाता है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसमें मेन फोकस था हायर एजुकेशन पर। उस टाइम अगर देखेंगे जब भारत आज़ाद हुआ था, तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में किसका किसका नाम आता था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का नाम आता था, मद्रास यूनिवर्सिटी का नाम आता था, उधर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम आता था। तो ये कुछ ही यूनिवर्सिटी था और इतना बड़ा इंडिया में। फिर इन सब आयोग के आने के बाद काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का स्थापना किया गया, आईआईटीज़ का स्थापना किया गया। ये सब चीज़ें इसके बाद ही हुआ है, आज़ादी के बाद। तो अपना आज के डेट में जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। बट पहले टाइम में जब आज़ादी हुआ था उस टाइम उतना बढ़िया नहीं था, क्योंकि अंग्रेज था यहाँ पर। फिर हो गया कि पांचवा है आपका, पांचवा एक आयोग है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कोठारी आयोग। कि कोठारी आयोग कब आया था और कोठारी आयोग का मेन एम क्या था। तो कोठारी आयोग का एम क्या था कि शिक्षा में इस टाइप के हम लोग शिक्षा प्रोवाइड करेंगे कि बच्चे के अंदर सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसको मोरल एजुकेशन भी मिलते रहे, ताकि वो क्या देश के प्रति वफादार हो, देश के प्रति ईमानदार हो। ये मेन उद्देश्य था कोठारी आयोग का, जो आया था 1964। फिर 2012 में एक आयोग आता है जिसका नाम है आपका जस्टिस JS वर्मा समिति। इसका जो मेन काम था वो था कि जो शिक्षकों की दक्षता है, टीचर का जो इफिशियंसी है, उस पर समय समय पर जांच होगा। जैसा पहले क्या होता था, आज भी बहुत जगह होता है, बहुत स्टेट में यही हाल है, अपना स्टेट यही हाल के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो क्या होता था कि टीचर का एक बार बहाली हो गया, बस काम खत्म। अब वो क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, वो अपने आप को अप टू डेट रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं था। तो उसी को मिटिगेट करने के लिए शिक्षकों की दक्षता पर समय समय पर जांच लाया गया। तो वो इंटरनल एग्जाम वगैरह लिया जाता है। जैसे आज की डेट में क्या है कि हम लोगों को आप बीएड डीएलएड कर लिए, क्या कर लिए, बीएड कर लिए, डीएलएड कर लिए, उसके बाद क्या आप टीचर बन जाते हैं, नहीं बनते आप। फिर आपको टेट एग्जाम देना पड़ता है कि आप हाँ दक्ष है पढ़ाने के लिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप बीएड में तो आप 4 साल पढ़े ही कि कैसे पढ़ाना होता है, डीएलएड में आप पढ़े 2 साल की कैसे पढ़ाना होता है आपको। सॉरी, बीएड भी 2 साल ही होता है, 4 साल जो इंटीग्रेटेड वाला। तो तो टेट लिया जाता है। टेट के बाद क्या होता है, टेट के बाद फिर आपको कंपटीशन एग्जाम देना होता है, वो तो बच्चों को छांटने के लिए। फिर आपका ज्वाइनिंग होता है, फिर आपका धीरे धीरे फिर बीच बीच में टेस्ट वगैरह लिया जाता है। तो ये सब JS वर्मा समिति के बाद से ही स्टार्ट हुआ। तो इस प्रकार से इस सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार इन सारे आयोग से, समिति से, उसके बाद इन सारे शिक्षण विधियों से क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। इसलिए इस PDF को बार बार रिवाइज कीजिएगा, सो दैट आप मैक्सिमम चीज़ें क्या कर सके, गेन कर सके।
आप बहुत सारे मटेरियल को अगर पढ़ते रहिएगा तो आपको उतना नॉलेज नहीं मिलेगा जितना कि एक मटेरियल को आप बार बार रिवाइज करेंगे। तो मल्टीपल रिवीजन इंपॉर्टेंट है। और कुछ पॉइंट यहाँ छूट रहा था जो हम कवर कर देते हैं, यहाँ पर एक बार बार पूछा जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसी को हम कवर कर रहे थे आज के सेशन में। तो उन्हीं उन्हीं में से एक आता है बाल मनोविज्ञान कि व्हाट इज चाइल्ड साइकोलॉजी। बहुत कोई को चाइल्ड साइकोलॉजी का डेफिनेशन ही मालूम नहीं है। तो बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें बच्चों का अपने बारे में नहीं पढ़ते, इसमें बच्चों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अबाउट द चाइल्ड, बच्चा किस प्रकार से सोचता है यानी कि उसका मानसिक अवस्था, मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बच्चा का जो इमोशनल पार्ट है, बच्चे कैसे खुश होता है, कब बच्चा खुश होता है, कब बच्चा दुखी हो जाता है, कब क्या मूड चेंज होता है, तो बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फिर बच्चा का जो बिहेवियरल डेवलपमेंट है यानी जो व्यवहारिक विकास है, उसका भी अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी में करते हैं। और कब से कब तक करते हैं, जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक हम लोग बच्चों का इन सारे बिहेवियर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। बच्चों का बढ़ना, सीखना और पर्यावरण के साथ वो कैसे, इन्वायरमेंट के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करता है, इन सारी चीज़ों पर पूरा पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी। उन्हीं में से आपका पहला चैप्टर जो है आपका वो है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं, फिर एक बार बोल देते हैं ग्रोथ के बारे में। यहाँ अंतर वाला में बता देते हैं, वहीं से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ ग्रोथ के बारे में आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। बहुत ही शायद एक दो बच्चा होगा जिसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता होगा। सीधा हम लोग अंतर में आते हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन फ्रेम होता। सबसे पहले हम लोग ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये है आपका ग्रोथ वाला पार्ट, ठीक है। ये है आपका ग्रोथ और ये है आपका डेवलपमेंट, दोनों में क्या अंतर है, और यहीं से आपका एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है। तो अगर हम लोग देखें कि जो ग्रोथ होता है ये आपका क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होती है, यानी ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं कि आपका वजन कितना किलो बढ़ा है, आपका हाइट कितना बड़ा है, तो ग्रोथ इज मेजरेबल। बट विकास क्या है, विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है, यानी ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ है आपका। कौन, डेवलपमेंट, क्वांटिटेटिव। बट अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं है। और जो ग्रोथ है ये आपका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज तक ही सीमित है। बट डेवलपमेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, बच्चा का होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो इन सारी चीज़ों का पूरा मिक्स है आपका डेवलपमेंट। तो अगर हम लोग बात करें ग्रोथ, ये हो गया आपका ग्रोथ, ठीक है, ये ग्रोथ। अब ये डेवलपमेंट क्या पूरा का पूरा ग्रोथ को जो है क्या करता है, उसके अंदर समाये रखता है। अगर हम लोग अवधि की बात करें तो ग्रोथ जो है एक टाइम के बाद समाप्त हो जाती है। जैसे आपका हाइट कुछ एज तक बढ़ेगा, उसके बाद आपका हाइट नहीं बढ़ता है, बट विकास जीवन भर क्या रहता है, जारी रहता है। ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, बट विकास को हम लोग डायरेक्ट रूप से माप नहीं सकते, बट इनडायरेक्टली रूप से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि आपका डेवलपमेंट सही दिशा में हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि हाइट में इंक्रीज, वजन में इंक्रीज, वेट में इंक्रीज, ये सब आपका ग्रोथ का पार्ट है। बट अगर डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे आपका भाषा कौशल, आप किस प्रकार से लोगों से बात कर रहे हैं, आपका जो इमोशनल परिपक्वता है ये किस प्रकार का है, ये सब आपका डेवलपमेंट का पार्ट है। तो यहाँ आपको चीजें क्लियर हुआ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको क्या अंतर है, ठीक। यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर आज हम लोग पूरा का पूरा देखें कि शिक्षण विधि और उसके जनकों का नाम, फिर एक बार हम रिकैप कर देते हैं कि आज हम लोग क्या क्या देखें। तो पहला चीज देखें कि मोंटेसरी मेथड का जो जनक है, क्या नाम है आपका, मारिया मोंटेसरी है। कुछ प्रिंसिपल है मारिया मोंटेसरी मेथड का जो हम लोग देख चुके। सेकेंड मेथड का नाम है किंडरगार्टन मेथड, जिसकी जनक का नाम है आपका फ्रोवेल। 1837 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन स्कूल आपका स्थापना हुआ था। किंडरगार्टन स्कूल में बच्चा को एक प्लांट माना जाता है और टीचर को गार्डन का जो मालिक है, गार्डन माली है, गार्डनर के रूप में माना जाता है। प्रोजेक्ट मेथड का जनक का नाम है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक कौन था, जॉन डेवी का स्टूडेंट था। फिर आपका अन्वेषण एवं खोज विधि का जो जनक है नाम है आपका आर्मस्ट्रंग। इस विधि को हम लोग ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका 1987 टू 88 के टाइम लॉन्च किया गया था। फिर आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब लॉन्च हुआ था, 1988 में लॉन्च हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान जिसे हम लोग SSA के नाम से जानते हैं, इसका मेन उद्देश्य था प्राइमरी शिक्षा को, प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन करना, यानी UEE, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग बात करें, पहले को जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो 10+2 का था, 12 साल उसमें बिताता था जीवन बच्चा पढ़ाई लिखाई में। अब का जो सिस्टम है उसमें बच्चा 15 साल अपना जीवन बिताएगा, और इसमें 5+3+3+4 का एकेडमिक स्ट्रक्चर लाया गया।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी MHRD के द्वारा लॉन्च किया गया था, बट इसका अगर हम लोग जनक बोले तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन 2020 में लॉन्च हुआ। MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया आपका। बाल बाटिका आंगनबाड़ी आपका फाउंडेशनल लेवल का बात है, फाउंडेशनल लेवल का चीज है। बात करें अगर हम लोग महिला शिक्षा पर, जो राष्ट्रीय समिति है जो 1958 में आया था, इसका नाम है दुर्गाबाई देशमुख समिति, जिसका मेन उद्देश्य था महिलाओं को शिक्षा में भागीदारी बढ़ाना। कुछ आयोग के नाम, चार्ल्स वुड समिति 1854 में आया था, जिसे हम लोग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। सेकंड आया था आपका हंटर शिक्षा आयोग 1882 से लेकर के 83, जिसका मेन एम था महिला शिक्षा का विकास करना भारत में। फिर जसपाल समिति आया था, जिसका मेन उद्देश्य था शिक्षा बिना बोझ का। फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग आया था, जिसका मेन एम था राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। और फिर डॉक्टर DS कोठारी आयोग 1964, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कोठारी आयोग कब लॉन्च हुआ था। तो 1964 में आपके कोठारी आयोग को लॉन्च किया गया था, और इसका मेन उद्देश्य था एजुकेशन में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना और मोरल एजुकेशन पर ध्यान देना। फिर आपका आया था जस्टिस JS वर्मा समिति 2012 में। इसका मेन काम था कि शिक्षकों का जो दक्षता है उस पर जांच करना समय समय पर। तो ये था आज का पूरा क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो भी डाउट होगा वो भी कमेंट कीजिएगा। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक बटन में लाइक जरूर दबा दीजिएगा, सो दैट मोटिवेशन डेली बेसिस पर बना रहे वीडियो बनाने के लिए। और इस टाइप के कंटेंट आपको डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलता है चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर ये नोट्स वगैरह आपको एक्सेस करना है। उसके साथ साथ हम लोगों का टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी वैकेंसीज वगैरह आता है तो आप उसका नोटिफिकेशन हम लोग क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।